अमेरिका और ईरान क्या नूरा कुश्ती कर रहे हैं? शिया देश ने हमले से पहले क्या जानकारी दे दी थी? जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं अजीत डोभाल आखिरकार चाइना क्यों पहुंचे हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने रविवार को ईरान के 3 परमाणु स्थलों नतांज, फोर्डो और इस्फहान में बमबारी की, जिसके एक दिन बाद यानी कि सोमवार को ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर में अल उदीद एयरबेस पर हमले किए। इस एयरबेस को अमेरिकी वायुसेना ऑपरेट करती है और ये यूएस सेंट्रल कमांड का अग्रिम मुख्यालय है। ईरान का ये हमला काफी योजनाबद्ध, सुनियोजित और साफ शब्दों में कहें तो प्रतीकात्मक था। ईरान ने कम क्षमता वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमले से पहले ईरान ने कतर और अमेरिका को मिसाइल दागने की जानकारी दे दी। ईरान का मकसद साफ था कि उसके हमले से कोई हताहत न हो। सभी ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ईरानी हमला कमजोर और अपेक्षा के मुताबिक था। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद है कि आगे कोई नफरत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए पोस्ट में कहा कि युद्ध विराम लागू हो चुका है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले एक पोस्ट में लिखा कि मैं ईरान को हमें पहले सूचना देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे किसी की जान नहीं गई, कोई घायल नहीं हुआ। शायद ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की दिशा में आगे बढ़ सकता है और मैं उत्साहपूर्वक इजराइल को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। अपने इस पोस्ट के करीब 2 घंटे से भी कम वक्त में ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि इजराइल और ईरान पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमत हो गए, जो दोनों देशों द्वारा अपने चल रहे अंतिम मिशनों को पूरा करने, उसे खत्म करने के बाद करीब 6 घंटे बाद प्रभावी हो जाएगा। सोमवार को इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का लगातार 11वां दिन था और इजराइल ने 11वें दिन बहुत खतरनाक हमला करते हुए ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुख्यालय पर हमला किया। 12वें दिन जाकर युद्ध विराम हुआ। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका के उसके 3 परमाणु स्थलों पर हुए हमले में न तो ईरान की संवर्धन क्षमता खत्म हुई है और न ही संवर्धित यूरेनियम के मौजूदा भंडार को नष्ट किया गया है। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि हमलों से पहले ही 60, 20 और 3.67% समृद्ध यूरेनियम के भंडार को आंशिक रूप से या पूरी तरीके से फोर्डो परमाणु स्थल से बाहर निकाल लिया गया था। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अगर आगे जाकर भी अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर फिर से बात शुरू होती है तो संवर्धित यूरेनियम बातचीत के केंद्र में रहेगा। अरब मीडिया की रिपोर्टों से पता चलता है कि अमेरिका ने भी ईरान को हमला करने से पहले जानकारी दे दी थी, जिसका मकसद लोगों की हत्या होने से रोकना था। 11 दिनों की लड़ाई में ईरान 2 बातों पर अब स्पष्ट रुख बनाए रखा है। एक, इजराइल अगर हमले बंद करता है तो फिर से बातचीत के लिए तैयार है। 2, अमेरिका अगर इजराइल के साथ युद्ध में शामिल होता है तो मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए जाएंगे। ईरान के लिए अरब देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करना बहुत बड़ा जुआ था। ईरान ने हमले के लिए कतर जैसे देश को चुना, जिससे साफ संकेत मिलता है कि वो हमले के नाम पर सिर्फ अमेरिका को संदेश देना चाहते हैं। कतर इजराइल और ईरान के बीच शांति के लिए सबसे प्रमुख होकर बातचीत कर रहा है और ईरान के साथ उसके काफी मजबूत डिप्लोमेटिक संबंध है। साल 2017 से 21 के बीच सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, बहरीन ने जब कतर पर प्रतिबंध लगाए थे तो बातचीत फिर से शुरू करने के लिए ईरान को मध्यस्थ बनाया गया था। लिहाजा इस बार भी हमले से करीब 1 घंटे पहले ईरान ने कतर को जानकारी दे दी थी और कतर ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। इसके अलावा अमेरिका ने भी अपने ज्यादातर हाई वैल्यू विमान एयरबेस अल उदीद से हटा लिए थे। इजराइल बनाम ईरान की अगर बात करें तो ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने में इजराइल पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ। ईरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काने में इजराइल नाकाम रहा। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, IRC मुख्यालय और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले किए। ईरान ने पहली बार अपने खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने 22 जून को फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु स्थलों पर एयर स्ट्राइक करे। ईरान ने 23 जून को कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया। कतर एयरबेस पर हमले से पहले ईरान ने सूचना देकर नुकसान नहीं होने दिया। इजराइल के हमलों में कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए, कई ईरानी सैन्य ठिकाने खत्म हुए। ईरान ने अपनी किसी भी प्रॉक्सी को इस युद्ध में शामिल नहीं किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी के बावजूद ईरान ने उसे खुला रखा
युद्ध ने अरब देशों में परमाणु हथियारों की जरूरत को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। अमेरिका ने साबित किया कि वो फिलहाल किसी संघर्ष में नहीं फंसना चाहता है। 12 दिनों की लड़ाई में अगर नुकसान की बात करें ना, तो नुकसान तो ईरान को ही भारी हुआ है, लेकिन हाँ, ईरान ने ये जरूर दुनिया को दिखाया कि इजराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को भेदा जा सकता है। इसके अलावा ईरान ने अपनी मिसाइलों की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए इजराइल में कम से कम 50 मिसाइलें कामयाबी के साथ गिराई। अमेरिकी हमलों के बाद IRGC ने पहली बार इजराइल के खिलाफ अपने खैबर सेकंड ठोस ईंधन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान और अमेरिका ने समझदारी भी दिखाई है और दोनों ने संकेत दिया कि वो ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ईरान को फेस सेविंग का मौका भी दिया। अल-उदीद एयरबेस पर हमला 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी के बाद हत्या के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई को दिखाता है। उस समय भी ईरान ने इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन उस वक्त भी पहले सूचना देकर अमेरिकी को नुकसान नहीं पहुंचाया और इस बार भी ऐसा हुआ। अमेरिका ने फिर प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे पता है कि अमेरिका लंबे संघर्ष में नहीं बचना चाहता है। इजराइल ईरान युद्ध में आगे क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट से साफ पता चलता है कि इस वक्त कुछ भी वो फंसना नहीं चाह रहे हैं और यही बुद्धिमानी है। पर हाँ, ये एक संकेत जरूर दे रहा है कि आगे समस्याएं बढ़ सकती है आर्थिक तौर पर कई देशों के ऊपर। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत के जो NSA हैं अजीत डोभाल, वो पहुंचे हुए हैं चाइना में। दरअसल ये घूमने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि चाइना में SCO की समिट हो रही है, उसी समिट में ये हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और जहाँ तक बात चाइना के साथ है, तो चाइना के साथ इन्होंने यही बात करी है कि दोनों देश एक दूसरे का साथ देंगे, आगे बढ़ेंगे और जो भी संवेदनशील मुद्दे हैं उनको साथ मिलकर हल करेंगे। चाइना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चाइना के ऊपर पूर्ण रूपेण भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ अमेरिका के ऊपर भी कुछ वैसा ही सीन है। तो भारत का यहाँ पर पहुँचना ये एक बड़े संकेत हैं। भारत यहाँ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस संदेश के तहत पहुँचा है, जिस संदेश में रूस चाहता है कि भारत, चाइना और रूस एक बार सब साथ आ जाएं और यहाँ पर अमेरिका के द्वारा जो भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसको टक्कर दे सके। कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत सही भी है और सही बात भी है। अगर आप देखें तो SCO को लेकर भारत के लिए एक रास्ता खुला है जहां से ये बातें कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पर चाइना एक ऐसा देश है जिसके ऊपर भरोसा तो नहीं किया जा सकता है। इनके ऊपर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। क्या आपको लगता है दोनों देशों के बीच में जल्दी शांति स्थापित हो सकती है? खासतौर पर चाइना, रूस और भारत क्या एक साथ आने की क्षमता रखते हैं और क्या ये संभव हो पाएगा? वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।